अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम केमिस्ट। दिस इज़ लेक्चरर इमरान विद आई एम केमिस्ट। और आज से हम मॉक टेस्ट जो कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं अगर एफर्ट्स कर रहा हूँ तो सिर्फ आप लोग की वजह से कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो आपको यही टेस्ट वीडियोस बना के सेल आउट भी कर सकता हूँ, और मुझे पता है कि मुझे अच्छा खासा अमाउंट मिल सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग ऑलरेडी स्टूडेंट्स लाइफ में हो इस वक्त, और आप लोगों के पास पैसा इतना नहीं होता, तो मैं आप लोग के साथ फ्री में शेयर कर रहा हूँ सारा कुछ, ठीक है। अगर ये चीज़ आप एकेडमीज जाके लेते हो तो आपको पता है आपको कितने का टांका लगाया जाता है। एनीवेज़, जो भी है, अगर आप शेयर करते हैं तो वेल एंड गुड, आई शेल बी रियली थैंकफुल टू यू। अगर नहीं करते तब भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन ये रिक्वेस्ट सुन लें कि अगर आपके पास पीएमसी का टेस्ट आता है तो आप प्लीज़ मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ना शेयर कर दिया करें, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी टेस्ट हैं तकरीबन सब के लिए मैं सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करता रहूँ। मैंने ये सुना है स्टूडेंट से कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं तकरीबन उनके अपने अपने अलग अलग टेस्ट जो हैं उनके ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर अपलोडेड हैं। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। मुझे ये एक मेरे बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने सेंड किया था, तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर आपके साथ जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो शेयर कर लूँ। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आई विल ट्राई माई बेस्ट के इसके अंदर इस टेस्ट को कवर अप करें, अगर नहीं तो फिर इसका एक शायद दूसरा पार्ट जो है उसके अंदर हम जा सकें। फर्स्ट MCQ इज़ व्हाट इज़ द मास इन ग्राम ऑफ 1.69 मोल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। देखो, अगर आप मेरी तरह नालायक स्टूडेंट हैं तो आपको अगर फॉस्फोरिक एसिड का फार्मूला नहीं आता होगा तो आप ये वाला सवाल नहीं कर सकते। इसलिए जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। केमिकल्स के नेम आपको आने चाहिए। अब देखो, फॉस्फोरिक एसिड है तो फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ आप उसका जो मोलर मास है वो भी आना चाहिए, और उसके लिए आपको फॉस्फोरस का एटॉमिक मास भी याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का तो याद होगा, ऑक्सीजन का भी शायद याद हो, लेकिन फॉस्फोरस का 31 है। तो ये जो S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके मैसेज भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट्स हो या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो कुछ ना कुछ तो आप में फ़र्क होना चाहिए ना बाकियों से। तो देखो, आप इसको करोगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 31 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन, इससे आपके पास आ जाएगा आंसर 98 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का होता है कितना, 16, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 16 हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब हमें एक फार्मूला पता है जो आपको मैंने 2 चैप्टर्स कराए किप्स के, और उसके बाद स्टार एकेडमीज के जो MCQs आप कराए थे वहाँ मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ़ मोल्स हमें नहीं चाहिए, हमें मास चाहिए, तो इन दोनों को तोड़ फोड़ करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ़ मोल्स हमारे पास गिवन कितने हैं, दैट इज़ 1.69। तो 1.69 को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 98 ग्राम के साथ। तो ये 98 ग्राम मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास मास जो आएगा ना, दैट इज़ 166 ग्राम। दिस इज़ द मास ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। अब ये जिसने भी किया मेरे तरह नालायक सा बच्चा था तो उसका गलत हो जाएगा, बल्कि हो चुका है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास स्टैचोमेट्री से ही है। द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड डैश। कहता है कि आपके पास कोई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है, उसमें जो रिएक्टेंट का अमाउंट है उसको आप क्या कहते हो, दैट इज़ नॉन एज स्टैचोमेट्रिक अमाउंट। सो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास यहाँ पे ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के अंदर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ थ्योरेटिकल अमाउंट। तो थ्योरेटिकल अमाउंट को हम कैसे डिफाइन करते थे, अगर आपको वो लेक्चर याद हो स्टैचोमेट्री वाला जहाँ पे आपको मैंने पढ़ाया था कि द मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ अ प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन नंबर बी के अंदर है एक्चुअल अमाउंट। तो एक्चुअल अमाउंट हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अगर आपके पास रिएक्टेंट है उसको आप प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हो तो आप उसको केमिकल इक्वेशन लिखते हो, फिर उसकी कैलकुलेशंस करते हो। अब ये प्रोडक्ट जो है इसका मास ले लेते हो, कितना आपके पास ऑब्टेन हो गया, दैट वुड बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। उसके बाद आपके पास है लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है, वो जो लेस अमाउंट में होता है, जो सारा के सारा कन्वर्ट किधर हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, स्टैचोमेट्रिक अमाउंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज़ द मास ऑफ 2
नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर आपने मास बताना है 2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के बारे में याद रखें, अगर आप इसको O के साथ करोगे तो गलत हो जाओगे, O2 के साथ करना है। ऑक्सीजन हमारे पास डायमॉलिक्यूलर स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। देखो अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, दैट इज़ 22.414 डेसीमीटर क्यूब, और उसके अंदर ऑक्सीजन का मास कितना होता है, दैट इज़ 16 + 16 32 ग्राम। अब अगर हमारे पास ये आपको कहता है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, 414 डेसीमीटर क्यूब आपके पास वॉल्यूम है, उसके अंदर ऑक्सीजन का मास कितना होगा, दैट वुड बी 32 ग्राम, क्योंकि O2 है ना, तो और एक ऑक्सीजन का मास 16 है, दूसरे का भी 16 कर दो तो आपके पास हो जाएगा 32 ग्राम। अब अगर आपके पास ये 2 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम कितना हो, अगर ये 2 डेसीमीटर क्यूब होगा तो वो कितना मास ऑक्यूपाई करेगा, इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको डिवाइड कर दो किसके ऊपर, 22.414 के ऊपर। तो यहाँ से आपके पास जो रिक्वायर्ड या डिज़ायर्ड आंसर है वो आ जाएगा 2.85। हिंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है विच प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्ट्स द बोहर मॉडल। अब बोहर मॉडल को कॉन्ट्रडिक्ट कौन कर रहा था, मतलब इसका ऑपोजिट कौन जा रहा था, दैट वाज हेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेंस ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। अब ये कैसे उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था, उसके ऑपोजिट कैसे जा रहा था, कि बोहर ही कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन अगर एटम के अंदर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि वो एक ख़ास या डेफिनेट डिस्टेंस के ऊपर प्रेजेंट है फ्रॉम द न्यूक्लियस, और एक ख़ास वेलोसिटी के साथ अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है, घूम रहा है। लेकिन हेंसबर्ग क्या कह रहा था कि वो ये कह रहा था कि हम एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी जो है उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे उसने कहा था कि डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच डिवाइड बाय 4 पाई। अब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है। उसने कहा था कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट है किस चीज़ का, ये हमारे पास डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स क्या बता रहा है, दैट इज़ द पोजीशन, और डेल्टा पी क्या बता रहा है, दैट इज़ मोमेंटम, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, कहता है कि आप इन दोनों को एग्जैक्टली एक टाइम पे डिटरमाइन नहीं कर सकते। हेंसबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कर रहा है, बोर एटॉमिक मॉडल या थ्योरी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कैल्शियम इज। अब कैल्शियम का अगर एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो आप कैसे कर सकते हो, एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर 4s2, ये 2 ये 8 ये 8 और ये 2, तो 8 + 8 16 + 2, ये हो जाएगा 8 + 8 16 + 2 18 + 2 24s2। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। वैलेंस शेल कहते हैं लास्ट वाला जो शेल होता है, तो लास्ट शेल कौन सा, 4s है और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ लोवेस्ट एनर्जी। अब एटॉमिक ऑर्बिटल की अगर एनर्जी फाइंड आउट करनी है तो आप उसमें n+l रूल जो है उसको अप्लाई करते हो। ठीक है, अब ये मैंने बहुत डिटेल के साथ आपको कराया हुआ है, लेकिन अगर आपने सीखा हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सीखा हुआ तो फिर आपको नहीं आएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको दोबारा बता देता हूँ कि l जो है ना, दैट इज़ एज़मुथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू होती है 0 1 2 3। s ऑर्बिटल के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। n क्या है, दिस इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या बता रहा है, शेल नंबर बता रहा है। तो अगर हमारे पास ये है 1s, तो 1s में n+l रूल अप्लाई करते जो आपके पास एनर्जी आती जाएगी। n का मतलब शेल नंबर तो ये 1 है, l की वैल्यू हमारे पास s के लिए कितनी होती है 0, तो 1 + 0 = 0, और सॉरी 1 + 0 = 1। 2p के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 2, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 1, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 + 0 हो जाएगा 3, और 4 + p की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज़ 1, तो 4 + 1 5। सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, 5, इसकी हमारे पास वैल्यू क्या है, 5 है, दैट इज़ हाईएस्ट, और इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी लोवेस्ट एनर्जी है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। Now the next MCQ is intermolecular forces between gas molecules are significant at dash। वंडर वॉल करेक्शंस आप लोगों ने सुनी हुई हैं, ठीक है, पढ़ी हुई हैं, सुनी हुई हैं, जो भी है। तो उसके अंदर आप लोग क्या पढ़ते हो कि लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर पे
जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो क्या कर रही होती हैं, एक्ट कर सकती हैं बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर आप लो टेम्परेचर पे हाई टेम्परेचर दोगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बहुत दूर दूर चले जाएंगे। अगर दूर दूर चले जाएंगे तो उनका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा ना, टेम्परेचर इंक्रीज से वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर हो जाएंगे, तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस हम कह सकते हैं कि वो ना होने के बराबर है। और इसी तरह अगर आप उसका प्रेशर लो करोगे तो तब भी मॉलिक्यूल के गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं सॉरी वो क्या होंगे, काफ़ी दूर दूर होंगे। लेकिन अगर आप टेम्परेचर लो कर देते हो तो मॉलिक्यूल करीब आएंगे। अगर आप प्रेशर ज़्यादा कर ले तो लाइक अगर आपके पास ये कंटेनर है, इसके अंदर आपने गैस रखी हुई है, इसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करने से मॉलिक्यूल्स काफ़ी करीब करीब आ जाएंगे। जब काफ़ी करीब करीब आ जाएंगे, इनका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगाएंगे। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट वन। एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर सिग्निफिकेंट। और ये हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जो थी उसके कुछ फॉल्टी असम्पशंस में से आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कोलिजन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स आर डैश। सो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का आई थिंक पहला ही पॉइंट है वो ये आपको ये बता रहा है कि जब गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, कोलाइड का मतलब टकराना, ठीक है, जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं, सो दैट मॉलिक्यूल इज़ परफेक्टली इलास्टिक। वो क्या होती हैं, दीज आर परफेक्टली इलास्टिक। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। जो मेरे पास सॉफ्टवेयर है इसको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मुझसे सही यूज़ भी नहीं हो रहा, तो जो बीच में जो एम आपका वो टाइम से ज़ाया हो रहा है ना, उसको आप प्लीज़ अवॉइड करते जाइए। और अगर आप लोगों में से कोई अच्छा सा बच्चा है या बच्ची है तो आप काइंडली इस तरह करें कि ये टेस्ट जब आपके पास आते हैं तो प्लीज़ मुझे ना ये कट करके भेज दिया करें, जिस तरह से लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 132 to 200, यहाँ से बंदा इसको काट देता है, लाइक मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन आप लोग करेंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को तो तैयार चीज़ चाहिए। देखो ये आपके पास ये जगह, अगर आप यहाँ से इसको काट देते हो, लाइक इसको अगर आप काट के मुझे सेंड कर दोगे तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। Anyways, the product of volume and pressure of a fixed amount of a gas at constant temperature remains same for initial and final state of a gaseous। देखो इसके अंदर ये बता रहा है कि अगर आपके पास प्रेशर है उसका वॉल्यूम के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, दैट इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप। अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो वॉल्यूम क्या कर जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। और अगर आप इसको P1 कर देते हो, इसको V1 कर देते हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि P1 इज़ इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 1 बाय V1। अब ये K इज़ अ कांस्टेंट, ठीक है। इनको अगर आप V को उधर मल्टीप्लाई करो तो आपके पास हो जाएगा P1 V1 इज़ इक्वल टू K। दिस इज़ द इनिशियल स्टेट, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेट है। इसी तरह अगर हमारे पास ये हो जाए P2 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V2, तो ये भी हमारे पास क्या हो सकता है, ये हो जाएगा ना P2 V2 इज़ इक्वल टू K। इन दोनों को, ये दोनों कांस्टेंट के इक्वल है, तो ये हो जाएगा P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपको कौन सा लॉ बता रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम का डिक्रीज़ हो जाना, दैट इज़ द बॉयल्स लॉ। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन। और ये ग्राम लॉ ऑफ इफ्यूजन के बारे में आप लोगों ने सुना, डिफ्यूजन और इफ्यूजन, इफ्यूजन एंड डिफ्यूजन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। ये क्या कहता है कि R1 R2 स्क्वायर ऑफ देयर मैसेज, ठीक है, M2 और M1। एवोगैड्रो लॉ आपको क्या बता रहा था, वो आपको ये बताता है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। डाल्टन लॉ आप लोगों ने पढ़ा था, पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर इज़ द सम ऑफ ऑल द प्रेशर, ठीक है। अगर आपके पास टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ A, प्रेशर ऑफ B, प्रेशर ऑफ C एंड सो ऑन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज़ लार्जेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस। अब इसमें से आपने ये बताना है कि हमारे पास वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मतलब ये हमारे पास ग्रुप 6A के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ग्रुप 6A के एलिमेंट ऑक्सीजन फैमिली है।
अब इनको आप हाइड्रोजन के साथ बाइंड कर दो। अब कह रहे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होंगी। देखो, अगर आपने पढ़ा हुआ है फ्लोरीन के बारे में, अगर आपने पढ़ा हुआ है नाइट्रोजन के बारे में, अगर आपने पढ़ा हुआ है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बारे में, अगर इनके साथ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एटम इंटरेक्ट कर लेता है और उसको आप डॉटेड लाइन के साथ रिप्रेजेंट कर लेते हो, तो उस बॉन्ड को क्या कहते हो? दैट बॉन्ड इज़ नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब सल्फ़र हो गया, सिलीनियम हो गया, टोलोरियम हो गया, इनके तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन नहीं सकते। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, और यही हमारे पास राइट ऑप्शन बनेगा। वाटर हैज़ strong intermolecular forces या largest intermolecular forces of attractions in the given options. Now next question is which the solid which is hardest of all types. Different solids आपको given है, covalent, molecular, ionic and metallic solid. अब इसमें से आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा hardest कौन से वाला है। सो आप लोगों ने डायमंड के बारे में तो सुना होगा। डायमंड की ये शेप होती है, ठीक है। दिस इज़ द शेप फॉर डायमंड टेट्राहेड्रल। अच्छा, आप डायमंड के अबाउट शायद आगे एक और MCQ आ रहा है, उसमें क्यूबिक बात भी करेंगे, तो वहाँ पे आपने थोड़ा गौर से सुन लेना है। अच्छा, अब डायमंड के अंदर क्या होता है कि टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, ठीक है। और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है और इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट वुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब अगर आप देखो तो ये आपके पास कौन सा सॉलिड है? दैट इज़ कोवेलेंट सॉलिड। अब डायमंड से कोई आपको सख्त चीज़ या हार्ड चीज़ मिल सकती है? नहीं ना। तो इसका मतलब है कि जो कोवेलेंट सॉलिड्स हैं दे आर द हार्डेस्ट ऑफ ऑल, हिंस ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट वन। So this is the next question. What shape does diamond and sodium chloride unit possesses? So इसमें हम लोगों ने शेप के बारे में बताना है कि डायमंड और NaCl यूनिट्स के अंदर कौन सी शेप जो है वो एग्जिस्ट करती है। सो याद रखें कि डायमंड के अंदर आपको वैसे तो आ जाता है कि इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज़ टेट्राहेड्रल, और सोडियम क्लोराइड का तो आपने सुना होगा कि क्यूबिक फॉर्म में है, ठीक है। ये क्या होता है? इस तरह क्यूबिक फॉर्म के अंदर होता है। इसका यूनिट सेल की जो बात करते हो, एक होता है क्रिस्टल लेटिस, और लेटिस का जो छोटा पॉइंट होता है ना दैट इज़ यूनिट सेल। तो सेम इज़ द केस विद डायमंड। डायमंड वैसे तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इसकी टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है। इस तरह कार्बन जो है वो 4 कार्बन के साथ टेट्राहेड्रली अरेंज होता है। लेकिन अगर आप इसकी यूनिट सेल की बात करते हो तो वो क्या होता है? क्यूबिक फॉर्म में होता है। हेंस ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट वन, बोथ आर क्यूबिक। इसको आपने याद करना है, इसके अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। लेट्स मूव टूअर्ड द नेक्स्ट MCQ। उसमें हमसे क्या पूछ रहा है? वीक एसिड इट्स सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूसेस व्हाट? सो स्टूडेंट, आप लोगों ने बफर सोल्यूशन के बारे में तो सुना होगा, ठीक है। अच्छा, आपको मैं यहाँ पे ना आपके फेसेस पे स्माइल लाने के लिए एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि व्हेन आई वाज टीचिंग इन माय क्लास अबाउट द बफर सोल्यूशन, सो वन ऑफ माय स्टूडेंट आस्क्ड कि सर ये डफर सोल्यूशंस क्या होते हैं। सो आप लोगों ने इसको डफर नहीं बोलना, दिस इज़ अ बफर सोल्यूशन। और इसकी फिर टाइप्स होती हैं एसिडिक और फिर बेसिक, ठीक है। तो एसिडिक के बारे में आप लोग अपने पास नोट कर लें, क्योंकि अगर ये आपको यहाँ पे दे सकता है बेसिक बफर भी, एसिडिक भी, न्यूट्रल भी, तो आप इनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो PMC वालों से। देखो, अगर आपके पास वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट है, ठीक है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस, सो दैट वुड बी एसिडिक बफर। वो कौन सा बफर होगा? एसिडिक बफर होगा, और इसका जो pH होगा ना दैट शुड बी लेस देन 7। आप लोगों ने वैसे भी ये सुना हुआ है कि अगर आपके पास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 14 है, तो बिलो 7 आपके पास जो सब्सटेंसेस होती हैं वो एसिडिक होती हैं। बिलो 7 अगर pH होता है ना, अगर अबव 7 होता है सो दैट वुड बी बेसिक सब्सटेंसेस, उनका pH क्या होता है? ग्रेटर देन 7 होता है। और एग्जैक्टली 7 पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जैसे प्योर वाटर है, उसका pH 7 है, न्यूट्रल है। ये भी आप अपने पास नोट कर लें, इंपॉर्टेंट MCQ आ सकता है। उसके बाद हमारे पास है दूसरा बफर दैट इज़ बेसिक बफर। अब बेसिक बफर में क्या होता है कि हमारे पास वीक बेस होता है और उसी का सॉल्ट होता है। वीक बेस
and its salt with a strong acid. With a strong acid. फॉर एग्ज़ाम्पल वीक एसिड में आप ले लो एसिटिक एसिड, और उसी का सॉल्ट लाइक आपके पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस आप ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और उसी के साथ आप क्या कर दो, एसिटिक एसिड को ट्रीट कर दो। अब ये H और ये OH मिलके क्या बना लेंगे, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाएगा, और ये एसीटेट आयन और सोडियम आयन मिलके सोडियम एसीटेट बना लेंगे विच इज़ अ सॉल्ट। और ये कहाँ से बना, स्ट्रॉन्ग बेस से। सो ये ले लो, और इसके साथ आप क्या ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड ले लो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे, दिस वुड बी एसिटिक बफर, और इसका pH जो होगा दैट शुड बी लेस देन 7, हेंस ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट वन। देखो वीक एसिड और उसका सॉल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपके पास जो बफर बनेगा दैट वुड बी एसिडिक, और इसका pH क्या होता है, लेस देन 7 होता है। अब हमारे पास जो बेसिक वाला है, बेसिक के अंदर हमारे पास क्या होता है कि वीक बेस हम लेते हैं, लाइक एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, उसी का आप सॉल्ट ले लो, लाइक एमोनियम क्लोराइड ले लो। अब क्या ले लो, एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड कैसे बनेंगे, जो आपके पास एमोनियम हाइड्रोक्साइड है, आप उसको स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl क्या है, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके साथ आप ट्रीट कर दो, तो आप देखोगे कि इससे आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एमोनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज़ होगा। सो एमोनियम क्लोराइड is a salt, ammonium hydroxide is a weak base in the presence of HCl which is a strong acid। so ये जो pH, ये जो बफर बनेगा, इसका pH ग्रेटर देन 7 होगा, और ये बेसिक बफर होगा। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोडियम क्लोराइड कैन बी प्योरीफाइड बाय पासिंग गैशियस डैश। देखो आपने सोडियम क्लोराइड को प्योरीफाई करना है, मतलब साफ़ करना है, तो आप इसको कैसे प्योरीफाई करोगे, कौन सी गैस के साथ आप इसको रिएक्ट कराओगे। सो अगर आप इसको हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा लोगे तो आप इसको प्योरीफाई कर सकते हो। कैसे, देखें सोडियम क्लोराइड है, ये आयनाइज होगा तो आपके पास क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम आयन, और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह अगर HCl गैस आयनाइज होगा तो इससे आपके पास क्या होगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, अब ये Cl और Cl यहाँ पे क्या है, दीज आर द कॉमन आयन, कॉमन आयन इफेक्ट जहन में लेकर आए, कॉमन आयन इफेक्ट। अब ये कॉमन आयन इफेक्ट जो है, इसकी वजह से जो सोडियम क्लोराइड है इसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, वो सुप्रेस हो जाएगी, सुप्रेस हो जाएगी मतलब स्टॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी तरह आप क्या कर सकते हो, इनको कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऐड करके सोडियम क्लोराइड को प्योरीफाई कर सकते हो। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट वन। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ MCQs हो गए, बाकी की जो MCQ है वो हम पार्ट नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो आपसे रिक्वेस्ट की है कि अगर कोई हो सके तो प्लीज़ मुझे इसके क्लियर कट स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो बना के थोड़ा क्रॉप करके सेंड कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद IM केमिस्ट।